नमस्कार दोस्तों, ट्रेड एंड फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और हम सभी जानते हैं कि अभी आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं। डोंट वेंचर आउट अननेसेसरली। आपको घर में ही रहना है, सुरक्षित रहना है और कुछ ना कुछ सीखते रहना है रोज़। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। आज का हमारा वीडियो जो है वो म्यूचुअल फंड्स पे है। म्यूचुअल फंड्स जो कि पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के तरीके से, और काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बेसिक काफ़ी लोगों को मालूम होंगे, बहुत लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, सो काफ़ी लोगों को पता होगा। लेकिन आज का वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जो कि अभी इस क्षेत्र में नए हैं और वो इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों को जानना चाहते हैं, जिसमें से कि एक म्यूचुअल फंड है। सो इसके बेसिक से बात करेंगे हम और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में कौन से म्यूचुअल फंड के टाइप्स हैं, कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि टाइटल लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से म्यूचुअल फंड्स के प्रकार हैं या उसके तरीके हैं जो कि चलन में है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार हम बेसिक देख लेते हैं। हालांकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ मालूम है और बेसिक एडवांस काफ़ी लोगों को कुछ पता होता है इस बारे में, लेकिन स्टिल मैं बेसिक से शुरू करना चाहूँगा। जस्ट इसकी एक डेफिनेशन कि आखिर म्यूचुअल फंड को कैसे समझ सकते हैं, होता क्या है ये। सो म्यूचुअल फंड इज अ मैकेनिज्म ऑफ पूलिंग टुगेदर द सेविंग्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी पद्धति है या प्रणाली है जिसके अंतर्गत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो है, निवेशक जो है, वो अपना पैसा अलग अलग पोर्टफोलियोज में लगा सकते हैं। और ये पैसा इन्वेस्ट करने का काम म्यूचुअल फंड कंपनीज करती हैं, जो कि अलग अलग लोगों से पैसा लेके और उनके ब्याह पे अलग अलग कंपनीज में, शेयर्स में या और भी एवेन्यूज होते हैं उसमें इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर को रिटर्न देती है। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड यही हुआ। म्यूचुअल से मतलब यहाँ पे हुआ कि इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे आपके हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, और जो कंपनी आपका पैसा लेके आगे इन्वेस्ट करेगी, ये दोनों मिलके परस्पर काम करते हैं। मतलब इन्वेस्टर और जो कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसलिए इसको म्यूचुअल फंड कहा गया। ये म्यूचुअली वर्क करता है। इन्वेस्टर का पैसा लेके म्यूचुअल फंड कंपनी उसको आगे और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करती है और जिसका कि रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिलता है। सो ये हो गया म्यूचुअल फंड की परिभाषा, म्यूचुअल फंड होता क्या है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रचलन में आजकल म्यूचुअल फंड्स के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। ऐसे तो बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारे इसके क्लासेस होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं, बहुत लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हम उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। सो यहाँ टोटल आप देख सकते हैं 9 म्यूचुअल फंड्स मैंने ऐसे छाट के रखे हुए हैं जो कि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है और लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो एक एक करके इसको हम शॉर्ट में समझ लेंगे और ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद आप खुद ये निर्धारित कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है और आपको कौन सा म्यूचुअल फंड का स्टाइल कहिए या म्यूचुअल फंड का टाइप कहिए, वो आपको सूट करता है, जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी फंड्स। जैसे कि नाम से ही मालूम चलता है हमें, इक्विटी फंड्स मतलब इसमें शेयर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इक्विटी फंड इज अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट predominantly in shares, in stock
ऑफ कंपनीज। सो ये वो फंड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपने ये फंड खरीदा तो आपका पैसा जो है वो डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो अलग अलग शेयर्स में लगा के इन्वेस्ट करेगी। इक्विटी फंड्स आर आइदर एक्टिव और पैसिव। ये आइदर एक्टिव हो सकते हैं और पैसिव हो सकते हैं। अभी एक्टिव पैसिव क्या है ये भी समझ लेते हैं। सो एक्टिव फंड वो होता है जिसमें कि जो फंड मैनेजर होता है, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंड मैनेजर एक असाइन किया जाता है। हर म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो कि वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो को संभालता है, उसको देखता है और ज़रूरत के हिसाब से उसको रीशफल करता है, उसको रिसर्च करता है, उसमें नए शेयर्स या नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को ऐड करता है और अगर ज़रूरत नहीं तो उसको कुछ पोर्टफोलियो को कम भी कर सकता है। सो जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिव में क्या करता है कि वो रिसर्च करता है, एग्जामिन करता है कंपनीज के परफॉर्मेंस को, शेयर्स के परफॉर्मेंस को, थॉरो रिसर्च करता है और उसके बाद में ऐसे शेयर्स का चयन करता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है और ऐसे शेयर्स में वो इन्वेस्ट करता है। तो ये हो गया एक्टिव। एक्टिव मतलब उसकी तरफ से ये एक्टिविटी हो रही है, एक्टिवली वो ये चीज़ कर रहा है। दूसरा हो जाता है पैसिव। पैसिव मतलब क्या हो रहा है कि आपका पैसा आपने इन्वेस्ट किया इक्विटी फंड्स में, आपका जो फंड मैनेजर है वो विदाउट एनी रिसर्च या कहीं एक बेसिक से रिसर्च कर ली उसने और मोटा मोटी देख लिया और उसको डायरेक्ट उसने जो है वो इंडेक्स फंड्स में लगा दिया उसको, मतलब सेंसेक्स में या निफ्टी में वो फंड्स लगा दिए उसने। सो निफ्टी में आप जानते हैं कि 50 कंपनीज होती हैं, निफ्टी 50 में भी 50 कंपनीज होती हैं। तो इन कंपनीज में अलग से उसको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी रिसर्च होती है, इसलिए वो निफ्टी में वो जगह पाती हैं। सो निफ्टी में डायरेक्टली वो इन्वेस्ट करता है, उसको हम कह सकते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो फंड मैनेजर दो तरीके से काम करता है, एक्टिव और पैसिव। अभी इस फंड के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड, SBI निफ्टी ट्रेंड फंड, सॉरी SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। ये जस्ट आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे फंड्स आपको अवेलेबल है मार्केट में। ये जस्ट मैंने दो एग्जांपल आपको दिए हैं। सो इक्विटी फंड हो गया। अब इक्विटी फंड्स में और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इक्विटी फंड में ऑब्वियसली रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है वो डायरेक्ट इसमें रिफ्लेक्ट करता है आपके पोर्टफोलियो में। अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है। सो ये डायरेक्ट एक्सपोजर इसमें होता है इक्विटी शेयर्स में। और अब रिस्क इतनी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, इसलिए लोग इसमें नॉर्मली काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सो फर्स्ट हमारा हो गया इक्विटी फंड्स जिसमें कि डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। सेकंड नंबर पे आ गया हमारा डेट फंड्स। सो अ डेट फंड इज अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट सच एज कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। आप अगर ये इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा होगा वो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करेगी, डेट सिक्योरिटीज़ में करेगी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में करेगी, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में करेगी। इनको बेसिकली डेट फंड्स कहा जाता है। डिवेंचर्स भी इसमें ले सकते हैं। सो इसका जो मेन उद्देश्य होता है, जो उसका मोटो होता है वो होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। आप सभी लोग जानते हैं कि डेट फंड्स जो होते हैं वो कंपेरेटिवली सिक्योर्ड होते हैं इक्विटी से। क्यों? क्योंकि इसमें एक फिक्स इनकम होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इनकम मिल जाती है और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको करना पड़ता है। इसमें एक ये नॉर्मली ये क्लोज एंडेड होता है कि आपको इसमें मिनिमम साल भर के लिए या 1 साल से 3 साल के लिए करना पड़ेगा। तो ये डेट फंड्स हुए। एप्रिसिएशन, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इंटरेस्ट इनकम कमाना एक उद्देश्य होता है जो कि फिक्स होती है और इससे आपकी कैपिटल भी अप्रिशिएट होती है। अभी भारत ETF
जो बॉन्ड्स आए थे, आपने 2-1 महीने पहले सुना होगा, 2-3 महीने पहले, वो भी इसी तरीके से होते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं बेसिकली वो, जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिक्स इनकम कमा सकते हैं। सो डेट फंड में आपका पैसा जो होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड कंपनीज के द्वारा। इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा है SBI मैग्नम कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी फंड्स। ये 2 फंड्स हैं जो कि डेट फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे समझने की बात है कि ये उन लोगों की दोस्तों ये समझने की बात यहाँ पे है कि ये फंड्स उन लोगों के लिए होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और जो अपने पैसे को सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो आपका टेन्योर रहेगा वो थोड़ा बढ़ सकता है। सो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इक्विटी या ऐसे किसी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप डेट फंड्स को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको मॉडरेट रिटर्न मिलता है लेकिन कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा आपको। नेक्स्ट हमारा रहता है ग्रोथ फंड्स। अब ग्रोथ फंड, यहाँ नाम से फिर से मालूम चल रहा है कि ग्रोथ फंड मतलब ऐसे फंड जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि जिनमें की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिनके IPOs आते हैं और वो नई नई कंपनीज होती हैं जिनका वैल्यूएशन करने के बाद मालूम चलता है कि इनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। अब मतलब आने वाले 3-4 साल में या 5 साल में वो कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और बहुत आगे बढ़ सकती हैं। सो ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है, ऐसे कंपनीज को सॉर्ट आउट किया जाता है और उनमें इन्वेस्ट किया जाता है लुकिंग एट द ग्रोथ पोटेंशियल। ग्रोथ स्टॉक्स may be considered aggressive investment because they tend to have relatively high risk. सो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप नई कंपनीज में या ऐसी किसी कंपनी में जिनका कि आपको ग्रोथ पोटेंशियल देख के आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें रिस्क भी काफ़ी हाई हो जाती है, क्योंकि हो सकता है वो नई कंपनी है, शुरुआत में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगी लेकिन आने वाले सालों में वो डिक्लाइन भी हो सकता है उसका ग्रोथ रेट। सो इसमें कंपेरेटिवली रिस्क जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। So growth stocks may be considered aggressive investments because they tend to have relatively high risk along with relatively high performance compared to broader market. उनका जो परफॉर्मेंस होता है, जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होता है, वो कंपेरेटिवली अच्छा होता है जो इंडाइसेस है हमारे उनसे। मतलब निफ्टी या निफ्टी 50 और ऐसे जो कैटेगरीज हैं उनसे कई बार उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन ऐसी कंपनीज में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये कंपेरेटिवली नहीं होती हैं और इसी वजह से इनमें रिस्क भी काफ़ी हाई होता है, ये एग्रेसिव होती हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान और एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान। ये 2 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ग्रोथ वाइज काफ़ी अच्छा उनमें पोटेंशियल होता है, और ये लोग कांस्टेंट ऐसी कंपनीज के सर्च में ही होते हैं जहाँ पे कि इनको काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है, तो ये लोग इन्वेस्टर का पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो एक ये हो गया ग्रोथ फंड जिसमें कि हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। देन आता है हमारा हाइब्रिड और बैलेंस फंड। सो हाइब्रिड से मतलब आप सभी को मालूम हो कि जहाँ पे मिक्स होता है, किसी भी चीज़ का मिक्स होता है, उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। सो दीज आर फंड्स दैट इन्वेस्ट इन अ मिक्स ऑफ एसेट क्लासेस। हाइब्रिड फंड्स इन्वेस्ट इन बोथ इक्विटी एज वेल एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। दिस मिक्स इज डन फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स। सो ये जो फंड्स होते हैं बेसिकली ये एम करते हैं कि ये एक बैलेंस बना के चलें कि जो आपका पोर्टफोलियो रहेगा या कहिए जो इन्वेस्टर का पैसा रहेगा वो ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे इक्विटी और डेट फंड का कॉम्बिनेशन बना के चलें ये लोग, जिसमें कि बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। सो
ये जो मिक्स करने का जो उद्देश्य होता है वो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन लाना होता है आपके पोर्टफोलियो में। सो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि अलग अलग असेट क्लास में आपके पैसे को लगाते हैं, जिसमें कि इक्विटी भी होती है और डेट भी होता है, दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के चलते हैं। सो ये एक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टाइल होता है, ये एक टाइप है म्यूचुअल फंड का जिसमें कि आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं आपके पोर्टफोलियो में, और जिसमें कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर इक्विटी में अगर कहीं पे लॉसेस होते हैं तो डेट फंड उसको कवर कर सकते हैं, और डेट फंड में अगर कहीं लॉसेस होते हैं तो इक्विटी उसको कवर करके चल सकती है। सो ये दोनों आपस में जो है तालमेल बिठा के चलते हैं, सो इसलिए इनको हाइब्रिड या बैलेंस फंड कहा गया है। अभी दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी फंड्स होते हैं वो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड से मतलब होता है कि आप उन फंड्स में कभी भी एंटर कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। देयर इज नो एंट्री और एग्जिट लोड एज सच। और क्लोज एंडेड फंड्स वो होते हैं जहाँ पे कि एक टिपिकल टाइम पीरियड होता है कि आप उस टाइम पीरियड में अगर एंटर करते हैं, उस टाइम पीरियड के लिए एंटर करते हैं, तो उसके पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट को रिडीम नहीं करा सकते हैं। ऐसा करने पर आपको चार्जेस लिए जाते हैं आपसे। तो अल्टीमेटली एक लॉक इन पीरियड सा होता है उसमें, जो कि क्लोज एंडेड है। आपने वंस यू इन्वेस्टेड तो आपको उतने पीरियड के लिए वेट करना पड़ेगा। सो नॉर्मली डेट फंड्स में हम ये कह सकते हैं कि क्लोज एंडेड होते हैं, क्योंकि उसमें 1 साल से ऊपर आपको मिनिमम रखना होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें लॉक इन पीरियड होता है। इसमें एग्जांपल है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड और ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग फंड्स। ये दोनों फंड्स में जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो बैलेंस बना के चलते हैं इक्विटी और डेट के बीच में, ताकि एक सब्सटेंशियल जो रिटर्न है वो इन्वेस्टर्स को दे सकें ये लोग। नेक्स्ट हमारा आता है इनकम फंड्स। इनकम फंड्स जैसे कि नाम बता रहा है कि इनकम फंड्स में जो अपेक्षा होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है इन्वेस्टर की, वो एक रेगुलर इनकम की होती है कि हमें इसमें इनकम मिलती रहे। तो इनकम हमें कैसे मिल सकती है? सो ऑब्वियसली डिविडेंड से मिल सकती है, इंटरेस्ट से मिल सकती है, ये हमारी इनकम होती है। सो इसमें जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं जिसमें कि रेगुलर इनकम का ऑप्शन होता है, रेगुलर डिविडेंड पे आउट्स होते हैं, जिसमें उन्हें हम इनकम फंड्स कह सकते हैं। So in income funds, money is invested primarily in fixed income instrument, that is bonds and debentures. The purpose of income funds is to provide capital protection and regular income funds. Income funds attempt to generate constant or consistent and regular returns for an investor by investing in government securities. अभी हमने पिछला ऑप्शन देखा था एक डेट फंड। सो डेट फंड और इनकम फंड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो। दोनों का जो एक मोटो होता है, जो उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि दोनों में फिक्स इनकम हमें मिलती रहेगी, इस उद्देश्य से हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो इनकम फंड्स में भी यही होता है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो नॉर्मली बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उसको इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इनकम मिलती रहती है, इंटरेस्ट इनकम आती रहती है आपके पास, उसको हम इनकम फंड कहते हैं। सो इनकम फंड ऑब्वियसली ये भी नॉर्मली ये क्लोज एंडेड होते हैं, जिसमें कि आपको अगर फिक्स इनकम चाहिए तो आपको एक लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसमें कि आपको एक सर्टेन इंटरवल में आपको कुछ ना कुछ इनकम होती रहती है। इसका एग्जांपल है HDFC बॉन्ड फंड्स, UTI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। ये दो फंड्स ऐसे हैं जो कि इनकम फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। IDFC बॉन्ड फंड्स मतलब इसमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि एक कॉन्स्टेंट इनकम इन्वेस्टर को मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विडिटी फंड और लिक्विड फंड्स। सो लिक्विड मतलब कैश हुआ, पैसा हुआ, जो लिक्विड मार्केट में होता है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट में।
So these are open-ended funds where money is invested primarily in short-term or very short-term instruments. That is T-bills or CPs. So लिक्विड फंड्स में क्या होता है कि नॉर्मली ये एक्सपेक्टेशन होता है या ये एंटिसिपेशन होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे और शॉर्ट टर्म में हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको रिडीम करके हमारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे. दे आर कंसिडर्ड टू बी लो ऑन रिस्क विद मॉडरेट रिटर्न्स एंड आर आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स विद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइमलाइंस. सो जैसा मैंने बताया कि इसमें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइमलाइंस होती हैं या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर सोचते हैं कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मुझे फंड्स की ज़रूरत रहेगी, उतना ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वो लोग ये ऑप्शंस को ले सकते हैं. ये वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं और इसीलिए इसमें रिस्क भी काफ़ी लो होती है. इसमें नॉर्मली ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट जो बिल्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स, या सीपीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कि आपको 3 महीने एक्सपायरी होती है और उतना पैसा आपको वापस मिल जाता है. These instruments have maximum maturity period of 91 days. खास बात ये समझने की ये 91 डेज इसमें जो होता है मैक्सिमम होता है, मतलब 90 दिन आप मान के चलिए, 3 महीना इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ. एंड आर कंसिडर्ड सेफ बिकॉज दे मिटिगेट इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी रिस्क. और सेफ इसलिए होते हैं कि नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं वो जो आरबीआई की पॉलिसीज आती हैं 6 महीने में या साल भर में, उसमें चेंज आते हैं. सो ये 3 महीने के लिए होते हैं, इसलिए इसमें इंटरेस्ट चेंज होने के चांसेस कम होते हैं, तो आपको एक कांस्टेंट रेट आपको मिलता रहता है, इसलिए कम रिस्की होता है. इसके एग्जांपल आप देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड्स. दोस्तों ये लिक्विड फंड्स नॉर्मली कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है, जो कंपनीज हैं, वो लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, फर्म्स जो होती हैं, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है. इनकेस अगर उनके पास स्पेयर फंड पड़ा हो 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, तो वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके लुकिंग एट द फंड्स रिक्वायरमेंट की कब ज़रूरत पड़ने वाली है उसके हिसाब से प्लान करके इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको कुछ ना कुछ इनकम भी होती रहे. सो लिक्विड फंड में बेसिकली लिक्विडिटी को देखा जाता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है. नेक्स्ट हमारा आता है टैक्स सेविंग फंड्स और ELSS. सो ELSS आपने ये वर्ड काफ़ी पढ़ा होगा, काफ़ी जगह हम इसको पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर, हम फाइनेंशियल न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें ये वर्ड आता है. सो बेसिकली ये होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स. सो इक्विटी लिंक से मतलब यहाँ पे हो गया कि इक्विटी से लिंक्ड होता है, यहाँ पे शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है. तो मोर और लेस कहीं ना कहीं ये इक्विटी फंड्स जो होते हैं उसके तरीके वैसा ही हुआ, ये भी उसी के जैसा हुआ. फर्क क्या हो गया अभी हम जान लेते हैं. अ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम is a mutual fund scheme that invests in equity and equity related securities. पहली बात तो वही कि इक्विटी और इक्विटी से जो भी रिलेटेड सिक्योरिटीज हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमने अभी देखा इक्विटी फंड्स में भी. These are funds that invest primarily in equity shares. Investment made in these funds qualify for deductions under Income Tax Act. अब समझने की बात यह हो गई कि जो नॉर्मली अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लग जाता है, उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं. आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए, साल भर के लिए किए या साल भर से ऊपर निकल गया, तो उसमें जब आप उसको रिडीम करेंगे या बेचेंगे तब आपको उसमें टैक्स भरना पड़ सकता है, जो भी आपने गेन उस पर कमाया. अगर मान लीजिए 10 लाख का आपने 15 लाख कमाया, तो ऊपर के जो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है आपको उस पर टैक्स भरने की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन ELSS में क्या होता है कि आपको ये डिडक्शंस इसमें मिल जाते हैं, आप इसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखा सकते हैं.
और इसमें इनकम टैक्स एक्ट के तहत इसमें छूट दी जाती है। इसलिए अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, काफ़ी लोग हम सुनते हैं जो सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स और अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो सीनियर लेवल या मिड लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका इनकम जो होती है, पैकेजेस जो काफ़ी अच्छे होते हैं और वो टैक्सेबल होती है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आप इसको अपने इन्वेस्टमेंट में दिखा सकते हैं डिक्लेरेशन में, और इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन है या रिबेट है वो ले सकते हैं। दे आर कंसिडर्ड हाई ऑन रिस्क बट ऑल्सो ऑफर हाई रिटर्न्स, जस्ट लाइक इक्विटी फंड्स। दीज टू आर वेरी रिस्की, क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट, तो मार्केट अगर वॉलेटाइल हुआ तो आपका पैसा बढ़ भी सकता है तेजी से और कम भी हो सकता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छी है, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, आप उसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं ELS में। इसके एग्जांपल यहाँ पे बताए गए हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, बैंक ऑफ इंडिया एक्सा टैक्स फंड। ये जस्ट एग्जांपल है, इक्विटी लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और BOI एक्सा एडवांटेज फंड। इन फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। सो बेसिकली इसका जो उद्देश्य हुआ इसमें इन्वेस्ट करने का ELSS में, कि आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहते हैं, तो ये इस फंड में आप इन्वेस्ट करके इजीली अपना टैक्स बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पेंशन फंड। सो पेंशन फंड अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन फंड ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद के लिए इसको देखा जाता है कि आप रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम कैसी होगी, रेगुलर इनकम होगी या नहीं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। हमने देखा जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, लिक्विडिटी फंड जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। पेंशन फंड जो होते हैं वो कंपेरेटिवली लॉन्गर टर्म के लिए होता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आज अगर आप 25 साल के हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पेंशन फंड में, तो आपके पास में अभी भी 30-35 साल है रिटायर्ड होने के लिए। तो 30-35 साल का जो टर्म रहेगा वो काफ़ी लंबा टर्म हो जाता है, जिसमें कि आप अगर धीरे धीरे एक रेगुलर फंड इन्वेस्ट करें तो काफ़ी हैंडसम अमाउंट आपके रिटायरमेंट के टाइम पे इकट्ठी हो जाती है और काफ़ी अच्छी इनकम आपकी हो सकती है। सो लुकिंग एट दैट पर्पज, इस उद्देश्य को देखते हुए ये फंड बनाया गया, जो कि आपके पेंशन के तरीके से आपको काम में आएगा। आप सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट में काफ़ी जगह पेंशन ऑलरेडी बंद की जा चुकी है। अभी जो नए रिक्रूट्स होते हैं उनको पेंशन का ऑप्शन नहीं होता है, और प्राइवेट कंपनीज में तो ऑब्वियसली कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं पेंशन का, कोई पेंशन फंड नहीं होता है। तो हमको ये बहुत वाइसली ये निर्णय लेना होता है कि हम 20-25 साल 30 साल नौकरी करने के बाद में हमारे हाथ में क्या रहेगा, और जब हम रिटायर्ड होंगे तब हमारे पास कितना पैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें प्लान करने के लिए ये ऑप्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें एक रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मंथली और ईयरली, और आपकी एज के हिसाब से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। जब भी आप रिटायर्ड होंगे तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगी और ऑब्वियसली इनकम भी आपकी होगी। सो इसमें एग्जांपल में कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड, ये दो फंड इसमें हैं, टाटा के और कोटक के। ऐसा बहुत सारे फंड्स हैं जो कि पेंशन के ऑप्शन देते हैं, जिसमें कि आपको मंथली और ईयरली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, और कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20-25 साल बाद 30 साल बाद आपको एक लमसम एक हेवी अमाउंट आपको मिलता है, जिसको कि हम पेंशन फंड कह सकते हैं, जो कि आपकी जॉब न रहने की स्थिति में आप उससे इजीली गुजारा कर सकते हैं। तो ये हो गया पेंशन फंड।
ये सारे फंड्स में जो आपको बता रहा हूँ उसके आप ध्यान से इसके पर्पस को समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि किस में करना चाहिए इन्वेस्ट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर एक फंड की एक पिक्यूलियर एक स्टाइल है, एक उसका पर्पस है, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट हमारा आ जाता है ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो कि लिस्ट किए जाते हैं एक्सचेंजेस में, और आफ्टर लिस्टिंग यू कैन इजीली ट्रेड ऑन एक्सचेंजेस, आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। ETF कहलाता है वो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। These funds are not actively managed, they are managed passively, can offer a lot of liquidity। जो हमने शुरू में बात की कि इसमें एक्टिव और पैसिव का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं, ETFs होते हैं, सिंस दे आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस, तो वो पैसिवली इसको मैनेज किया जाता है। दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सचेंजेस। एक्सचेंज अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपके फंड भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक्सचेंज अगर मॉडरेट परफॉर्म करेगा तो, या लो परफॉर्म करेगा तो आपके फंड्स भी लो परफॉर्म करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ देयर बीइंग मैनेज पैसिवली। सो इसलिए इनको पैसिवली मैनेज किया जाता है, ये पैसिवली मैनेज होता है। दीज फंड्स टेंड टू हैव लोअर सर्विस चार्जेस एसोसिएटेड विद देम। अब सिंस इसमें जो फंड मैनेजर होता है उसको बहुत ज़्यादा रिसर्च या उसको होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जस्ट एक्सचेंजेस में ही इसको इन्वेस्ट करता है। ये फंड्स जो होते हैं ट्रेडेड होते हैं एक्सचेंजेस में, और अलग से कोई इसमें रिसर्च या स्टडी नहीं होती, इसीलिए इसमें एंट्री और एग्जिट लोड जो होता है वो कम होता है, नहीं के बराबर होता है। और ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों होते हैं। आप चाहें तो इसमें ओपन एंडेड तरीके से भी कर सकते हैं कि कभी भी चाहे तो इन्वेस्ट कर लें, कभी भी निकाल लें, या अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए आप करना चाहते हैं तो क्लोज एंडेड में भी कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। जैसे आप गोल्ड ETF देखते हैं, सिल्वर ETF देखते हैं, और अलग अलग रिलायंस ETF, कोटक ETF, ये सारे ETF जो होते हैं ये सब लिस्टेड होते हैं, और इनके NAV जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं एक्सचेंजेस में। तो एक फंड है मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 ETF, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर SBI ETF सेंसेक्स। ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें। और रिसर्च करने के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं। मनी कंट्रोल है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके इजीली कंपेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो ये हमारा लास्ट टाइप था म्यूचुअल फंड्स में। तो आई होप कि यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। ये जो सारे टाइप्स मैंने आपको बताया, इनका पर्पस ये है कि आप इनके टाइप्स के बेसिक्स को समझ सकें और उसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर सकें। अगर आप यंग हैं, आपने अपना करियर अभी जस्ट शुरू किया है, तो आप पेंशन फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि लंबे समय के बाद आपको पैसा मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है तो आप लिक्विड फंड में कर सकते हैं। अगर आप एक्सचेंज में करना चाहते हैं तो एक्सचेंज ETF में भी कर सकते हैं। अगर आप इनकम चाहते हैं, एक रेगुलर कांस्टेंट इनकम चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट के जो डेट फंड्स है उसमें भी कर सकते हैं। और ये अलग अलग टाइप्स मैंने आपको बताया, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें से इजीली कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ये स्कीम्स प्रोवाइड कराती हैं, उनके अलग अलग स्कीम्स हैं। उनको उनके जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसको समझ के ही किसी भी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और जैसे मैं बाकी वीडियोस में कहता हूँ, इस वीडियो में भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं और समझते हैं कि इसमें कुछ
सीखने समझने लायक कंटेंट है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मुझे ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी ऐसे ही और भी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँ और आपके लिए लाता रहूँ। आपके अगर कोई सजेशंस हैं या कोई आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द काम करना शुरू कर सकूँ। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।